साथियों, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा देश में संविधान और लोकतंत्र के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम प्रकार की घटनाएं देश में घट रही हैं, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर देश में जो तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ में, एससी, एसटी, ओबीसी के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके हक अधिकारों पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के 6 अक्टूबर को बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के पास में विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी लंबे समय से पिछड़े वर्ग के हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, चाहे वो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो या नीट में ओबीसी के रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर संख्या के अनुपात में ओबीसी की भागीदारी सभी क्षेत्रों में हो, इस बात के लिए, या फिर अलग अलग जो मुद्दे हैं, चाहे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा हो या फिर एट्रोसिटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाने का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत कर रहा है, संगठित कर रहा है और सड़कों पर संघर्ष करने का काम भी कर रहा है। नीट में ओबीसी के आरक्षण को लेकर जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो उसकी वजह से केंद्र सरकार दबाव में आई और दबाव में आकर केंद्र सरकार को नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू करना पड़ा और जाति आधारित जनगणना के लिए भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद हुआ था और 28 नवंबर को फिर से हम लोग जाति आधारित जनगणना को लेकर भारत बंद करने जा रहे हैं। लेकिन जो आज की तारीख में एक गंभीर प्रश्न है, वो गंभीर प्रश्न ये है कि देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो चुनावों में इस बात को कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम ओबीसी समाज के हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग का आदमी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं हो रही है। तो कोई भी पिछड़े वर्ग का आदमी पिछड़े वर्ग के हित में फैसले नहीं ले रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि साधारण से साधारण आदमी को भी अपना फायदा और नुकसान समझ में आता है। अगर नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के हैं तो अगर पिछड़े वर्ग की जनगणना होती है, पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है, पिछड़े वर्ग के लोगों के डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त बजट मिलता है, तो इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा होगा। तो स्वाभाविक रूप से कोई पिछड़े वर्ग का आदमी इस बात के लिए कभी भी विरोध नहीं करेगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद को पिछड़े वर्ग का प्रचारित कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के विरोध में उनके प्रधानमंत्री रहते सारे फैसले हो रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा लगाया कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे। 314 ओबीसी के बच्चों को क्रीमी लेयर के नाम पर जो यूपीएससी पास किए थे उनको निकाल दिया गया। इसके साथ ही साथ ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। बजट में ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए कोई प्राविधान नहीं किया जा रहा है। तो ये जो तमाम बातें हो रही हैं, ये तमाम बातें कोई भी बैकवर्ड क्लास का आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री है तो अपने ही विरोध में इस तरीके की बात नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे ऐसा लगता है कि देश में जो सरकार चलाने का काम है वो कोई थर्ड पार्टी के लोग कर रहे हैं। और बहुत सारी छानबीन के बाद ये बात जानकारी में आ चुकी है कि देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पीछे से सरकार चलाने का जो काम है वो आरएसएस कर रही है और इसलिए देश में लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वैसे भी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो वो सरकार ईवीएम की मदद से आई थी और अभी 2019 में भी जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई वो भी ईवीएम की वजह से आई। तो इसलिए ईवीएम के का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार को पीछे से आरएसएस के लोग चला रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है।
और इसकी वजह से देश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी कि आत्महत्या करने वाला हर चौथा व्यक्ति मजदूर है। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम आत्महत्या की डिटेल जानकारी लेते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्महत्या करने वाले मजदूर हैं, आत्महत्या करने वाले किसान हैं, आत्महत्या करने वाले नौजवान हैं और आत्महत्या करने वाली महिलाएं हैं। तो ये आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है। तमाम प्रकार की घटनाएं देश में हो रही है। कुछ ब्राह्मणवादी लोग सभाएं करते हैं, सम्मेलन करते हैं और उसमें प्रस्ताव पास करते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे और संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। तो संविधान का विरोध करने का इतना बड़ा जो हौसला लोगों के अंदर पैदा हुआ है, ये अपने आप नहीं पैदा हुआ है। इसके पीछे आरएसएस के लोग हैं और आरएसएस के लोग ही ये सारा काम करवाने का काम कर रहे हैं। देश में जो जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ओबीसी के खिलाफ सारे फैसले हो रहे हैं। तो इन सारी गतिविधियों के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आरएसएस जिम्मेदार है। तो अगर इन सारी गतिविधियों के पीछे आरएसएस जिम्मेदार है और देश में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी हो, सभी के ऊपर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा। राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हो गई, मध्य प्रदेश में ओबीसी लड़की के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई, इसी प्रकार से देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो जो इस प्रकार से तमाम घटनाएं हो रही हैं और जो सरकार चला रहे हैं उनके पीछे से कोई सरकार वास्तव में चला रहा है, इस बात की जानकारी होने के बाद में ये फैसला करना पड़ा कि अभी केवल सरकार को घेरने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि रोहतक हरियाणा में जब वामन मेश्राम जी का कार्यक्रम लगा तो आरएसएस के लोगों ने विरोध किया और प्रशासन का उपयोग करके, पुलिस का उपयोग करके उस कार्यक्रम को रोका गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत अब व्यक्ति की आजादी देश के सभी नागरिकों को है और बिना शस्त्र धारण किए हुए अपना कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन देश के हर नागरिक ले सकते हैं। वो अपना संगठन चला सकते हैं, अपने संगठन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जो देश का लोकतंत्र है या जो दुनिया का लोकतंत्र है वो अभिव्यक्ति की आजादी के बगैर नहीं हो सकता। जो लोकतंत्र है वो अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर ही खड़ा है। लेकिन रोहतक में जिस तरीके से आरएसएस के लोगों के द्वारा हस्तक्षेप करके, पुलिस प्रशासन का उपयोग करके रोका गया कार्यक्रम को, और इसी प्रकार की दूसरी घटना कानपुर में जब उत्तर प्रदेश में वामसेव का राज्य अधिवेशन हो रहा था तो उस राज्य अधिवेशन को भी रोकने के लिए मैं हूं ब्राह्मण नाम का एक संगठन, जो कि मूल रूप से जिसमें आरएसएस के ही ब्राह्मण रहते हैं, तो आरएसएस के लोगों ने उन ब्राह्मणों को आगे करके दोबारा से वामसेव का जो अधिवेशन हो रहा था उसको रोकने का काम किया और आर्टिकल 19 का दोबारा से उल्लंघन पुलिस प्रशासन को आगे करके किया। तो इस प्रकार की जो तमाम घटनाएं हो रही है, जो संविधान के खिलाफ में है, जो लोकतंत्र के खिलाफ में है, इन तमाम प्रकार की घटनाओं पर अगर कार्यवाही नहीं की गई, इस पर रोक नहीं लगाया गया, तो जो लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग संविधान और लोकतंत्र के विरोध में जो ताकतें काम कर रही हैं, उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। रोहतक में वामन मेश्राम जी का कार्यक्रम रोका गया, कानपुर में वामन मेश्राम जी का कार्यक्रम रोका गया, कल चौधरी विकास पटेल जी का भी कार्यक्रम रोका जा सकता है। परसों दूसरे लोग जो सरकार का विरोध करेंगे, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, उनका भी कार्यक्रम रोका जा सकता है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, संविधान और लोकतंत्र पर हमला है, इसलिए इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसलिए वामन मेश्राम जी ने बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 6 अक्टूबर 2022 को बेजनबाग ग्राउंड, कामठी रोड, कड़वी चौक के सामने इंदौरा, नागपुर में महारैली आयोजन किया है। तो ये जो विशाल महारैली हो रही है, इसमें तमाम प्रकार के मुद्दे रखे गए हैं, जिसमें एक मुद्दा है आरएसएस द्वारा, भाजपा द्वारा संविधान द्रोह किया गया। तो रोहतक में कार्यक्रम रोक के संविधान द्रोह किया गया, दोबारा उत्तर प्रदेश में कानपुर में भाजपा द्वारा कार्यक्रम रोक करके संविधान द्रोह किया गया। संविधान में जो आर्टिकल 19 है, जो कि मौलिक अधिकार है, जिसको रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है संविधान के अनुसार, उसको पुलिस प्रशासन का उपयोग करके रोका गया।
और हमारे लोगों को बताया जाता है, और हमारे तमाम पुरखों ने आजादी की लड़ाई में बहुत ज्यादा कुर्बानी देने का काम किया। अगर बैकवर्ड क्लास के लोग उस आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो आज ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं ये करने लायक नहीं होते, क्योंकि ये लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। आजादी की लड़ाई में बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और माइनॉरिटीज के लोग बहुत बड़ी संख्या में शामिल थे। और अगर हमारे बाप दादा उस लड़ाई में नहीं शामिल होते तो ये लोग आजादी हासिल नहीं कर सकते थे। हमारे लोगों ने आजादी दिलाई। आज आजादी के 75 साल में एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमको ही बोलने पर पाबंदी लगा रहे हैं। एक तरफ आजादी का उत्सव मनाना और दूसरी तरफ देश के नागरिकों को बोलने पर पाबंदी लगाना, इससे ये बात साबित होती है कि जो लोग हैं ये लोग भी देसी लोग नहीं हैं जो बोलने पर पाबंदी लगा रहे हैं। क्योंकि धारा 144 का जो कानून है वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेजों ने जो कानून बनाया धारा 144 का, उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको रोकने के लिए, आज उसी कानून का उपयोग ब्राह्मण लोग इस देश के मूल निवासियों की आजादी के आंदोलन चलाने वाले को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो इसे भी हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकते, और संविधान द्रोह जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्यवाही करने का काम करेंगे। इसलिए जो ये रैली आयोजित की गई है उसमें हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से समर्थन कर रहे हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम को आरएसएस बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आज देश में जिस तरीके से वामसेप के माध्यम से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से और तमाम संगठनों के माध्यम से जिस तरह से जागृति बढ़ी हुई है, उस जागृति से ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। क्योंकि 3.5% के जो ब्राह्मण हैं वो लोकतंत्र में अपने वोट के अधिकार पर गांव में सरपंच नहीं बन सकते हैं। जो गांव में सरपंच नहीं बन सकते हैं, आजादी के 75 साल में या तो प्रधानमंत्री बनते रहे या तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय करते रहे। लेकिन आज जागृति बढ़ गई है, तमाम संगठन जो जागृति कर रहे हैं उनकी वजह से। तो इसलिए अब वो ईमानदारी से चुनाव लड़ करके ग्राम पंचायत में सदस्य बनने की स्थिति में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सदस्य बनने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं। इसलिए वो लोग ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ईवीएम का इस्तेमाल करके, ईवीएम में घोटाला करके वो लोग सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन भी ये लोग ईवीएम के साथ लगा नहीं रहे थे। वामन मेश्राम साहब ने 24 अप्रैल 2017 को केस जीता सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी वजह से इन लोगों को पेपर ट्रेल मशीन लगाना पड़ा। लेकिन क्या पेपर ट्रेल मशीन केवल देखने के लिए लगाई गई है? पेपर ट्रेल मशीन केवल देखने के लिए नहीं लगाई गई है, बल्कि चोरी पकड़ने के लिए लगाई गई है। ईवीएम की चोरी पेपर ट्रेल कब पकड़ सकती है? जब पेपर ट्रेल से जो कागज निकल रहा है उसकी गिनती हो, उसका मिलान किया जाए। तो जो मांग बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं कि या तो ईवीएम से जो पेपर ट्रेल लगा है उससे जो पर्ची निकल रही है उसका 100% मिलान किया जाए, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस मांग से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी तरीके से सहमत है और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करने के विरोध में भी ये महारैली आयोजित हो रही है। जैसा कि हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि देश में प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, इसके बावजूद भी देश में ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। इसका मतलब वो किसी के दबाव में है, वो किसी और का दबाव नहीं है, वो आरएसएस का दबाव है। इसलिए आरएसएस का हेडक्वार्टर जहां नागपुर में है वहीं हम लोग ये रैली करने का काम कर रहे हैं, ताकि आरएसएस के लोगों को पता चले कि देश में अब जो वो गलत कर रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। इसके अलावा जो अगला मुद्दा है वो मुद्दा है संविधान बदलने की साजिश के विरोध में। लगातार संविधान बदलने की साजिश हो रही है, लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र नहीं है।
हिंदू राष्ट्र ब्राह्मण राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू रामायण महाभारत गीता वेद पुराण कहीं नहीं लिखा है, बल्कि ब्राह्मण जिसको सनातन धर्म हिंदू धर्म कहते हैं उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनाया है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है और ब्राह्मणों से कम अधिकार क्षत्रियों को है, क्षत्रियों से कम अधिकार वैश्यों को है, और शूद्र जो ओबीसी है उसके पास कोई अधिकार नहीं है, और जो अछूत है उसको व्यवस्था से ही बाहर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से देश की जो 90% आबादी है, अगर ब्राह्मणों की व्यवस्था दोबारा से आती है, जिसे वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, अगर वो आती है तो उससे देश पर की 90% आबादी अधिकार वंचित हो जाएगी। इसलिए इस बात को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान जो भारतीय संविधान है वो 1848 में जो ज्योतिबा फुले ने लड़ाई शुरू किया, छत्रपति साहू महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान लिखा। ये जो सोच है ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की सोच, भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। क्योंकि ज्योतिबा फुले जो बात कहते थे, छत्रपति साहू महाराज ने वो बात अपने राज्य में लागू करने का काम किया, और जिन बातों को छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया उनमें से बहुत सारी बातें जितना बाबा साहब अम्बेडकर लागू कर सकते थे संविधान में, उतनी बातें लिखने का काम किया। इसकी वजह से देश में सभी नागरिक समान हो गए और ये बात संविधान में लिखा गया है। लेकिन अब जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो हिंदू राष्ट्र इसलिए कहते हैं ताकि ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाकर उनका समर्थन हासिल किया जा सके। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि वो ब्राह्मणों का वर्चस्व वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें केवल 3.5% ब्राह्मणों को ही अधिकार होगा और 97% लोग अधिकार वंचित होंगे। तो इसलिए देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उनको इस बात को समझने की जरूरत है, और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी समझने की जरूरत है। और इसलिए जो संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो ये महारैली की जा रही है संविधान बदलने के विरोध में, इसका भी हम लोग समर्थन करते हैं कि संविधान किसी भी स्थिति में नहीं बदला जाना चाहिए, और इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ इस महारैली में शामिल होगा। इसके अलावा जो एक मुद्दा ये है कि आरएसएस के द्वारा आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। इसी के साथ एक मुद्दा है आरएसएस भाजपा के द्वारा ओबीसी को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। ये जो हिंदू बनाने का मामला है, जब मुसलमान से लड़ना हो तब ओबीसी आदिवासी पहले नंबर का हिंदू है, जब वोट देना हो तब पहले नंबर का हिंदू है। लेकिन जब ओबीसी को और आदिवासी को हक अधिकार चाहिए, मान लो संविधान में ये बात लिखा हुआ है 5वीं और 6ठी अनुसूची में कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, तो अधिकार देने के लिए फिर आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन वोट लेने के लिए आदिवासी हिंदू है, मुसलमान से लड़ने के लिए आदिवासी हिंदू है। इसी प्रकार से ओबीसी का मामला है, ओबीसी की गिनती के लिए ओबीसी हिंदू नहीं है, ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले इसके लिए ओबीसी हिंदू नहीं है, ओबीसी का मंडल कमीशन पूरी तरीके से लागू हो इसके लिए ओबीसी हिंदू नहीं है, लेकिन वोट लेने के लिए ओबीसी हिंदू है। तो ये जो बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी का चल रहा है। वैसे भी जो हिंदू शब्द है, ये सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा, ये मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। रामायण महाभारत वेद पुराण श्रुति स्मृति कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा हुआ है। तो अगर दयानंद सरस्वती ऐसा कहते हैं कि ये गाली है, तो ये गाली ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी को क्यों दे रहे हैं? तो ये गाली हमें अब बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इस मुद्दे का भी हम लोग समर्थन करते हैं और इस मुद्दे के खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करें। इसके अलावा आरएसएस के द्वारा बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है तमाम प्रकार का, चाहे अयोध्या हो चाहे काशी मथुरा हो। मैं गया, तमाम जगह पर गया, जमीन के नीचे जहां जहां खुदाई हुई हर जगह बौद्ध स्तूप या तो निकले, बौद्ध की मूर्तियां निकली, तमाम प्रकार के बौद्ध अवशेष निकले। तमाम ऐसे स्तूप हैं जिसको सुरक्षित नहीं किया जा रहा है और वो धीरे धीरे उनका क्षरण हो रहा है और धीरे धीरे उनको खत्म किया जा रहा है और तमाम जगह पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया हुआ है।
अयोध्या में जब नीचे खुदाई हुई तो खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकले। तो ये देश भर में बुद्ध और अशोक की ही विरासत है और ये हमारी मूल निवासियों की और पिछड़े वर्ग की गौरवशाली विरासत है। इसलिए इस विरासत पर अगर ब्राह्मणवादी कब्जा करेंगे तो इसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ भी जो लड़ाई बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा लड़ रहा है, इस लड़ाई का भी हम समर्थन करते हैं। इसके अलावा आरएसएस का राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण और इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या, केवल इंद्र कुमार मेघवाल नहीं की हत्या ही नहीं हुई, ऐसे बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो रही, बैकवर्ड क्लासेज की भी लोगों की हत्याएं हो रही है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की भी हत्याएं हो रही है। कुछ मामले हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ मामले हाईलाइट नहीं हो पाते, लेकिन देश भर में ऐसी हजारों घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। तो जो ये तमाम प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन इस प्रकार की हो रही है, उसका कारण ये है कि देश में ब्राह्मणों का आरएसएस का नियंत्रण है सरकार पर और आरएसएस ब्राह्मणों का मूल रूप से संगठन है। तो ब्राह्मणों का नियंत्रण है। ब्राह्मणों का नियंत्रण होने की वजह से जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ गया है और मनोबल बढ़ जाने की वजह से वो ओबीसी एससी एसटी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। तो इसका भी हम लोग विरोध करते हैं और बहुजन क्रांति मोर्चा इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है, तो हम लोग इसका समर्थन करते हैं। आरएसएस का राष्ट्रवाद ब्राह्मणी आतंकवाद पर खड़ा है। देश में तमाम बम ब्लास्ट हुए, उसमें कई आरएसएस के लोगों ने इस बात को कबूल किया और स्वीकार किया कि ये बम ब्लास्ट हमने किए हुए हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित हो गई है कि देश में बम ब्लास्ट करने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि ओबीसी एससी एसटी को हिंदू बनाया जा सके। क्योंकि जो 3.5% ब्राह्मण है वो अपने वोट से अब चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर, क्योंकि अगर वो समझाकर एससी एसटी ओबीसी को हिंदू नहीं बना सकते, एससी एसटी ओबीसी को समझाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा तुम किस वर्ण में हो, तो इसलिए वो वर्ण बताएंगे तो वो फंस जाएंगे। इसलिए वो एससी एसटी ओबीसी को समझाकर हिंदू नहीं बनाते, क्योंकि वो समझाएंगे तो एससी एसटी ओबीसी के लोग कहेंगे तुमने हमें शूद्र बनाया, तुमने हमें अछूत बनाया, तुमने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, तो हम तुम्हारे साथ कैसे चलें। लेकिन जब वो हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा करते हैं तो इससे क्या लगता है, इससे एससी एसटी ओबीसी का हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करना आसान हो जाता है। तो ये जानबूझकर आरएसएस के द्वारा बम ब्लास्ट करवा करके और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके एससी एसटी ओबीसी का समर्थन हासिल करने की साजिश है और इससे एससी एसटी ओबीसी अपने हक अधिकार की लड़ाई भूल जाता है और हिंदू मुसलमान के विवाद में गुमराह होकर के ब्राह्मणों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। इससे नुकसान मुसलमान का कम और एससी एसटी ओबीसी के लोगों का ज्यादा हो जाता है और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोग इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान भी पिछड़े वर्ग के लोगों का होता है। तो इसलिए हम इसका भी, इस षड्यंत्र का भी विरोध करते हैं और इसके खिलाफ में भी जो ये रैली हो रही है हम लोग इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला। बिल्किस बानो केस में जो अपराधी थे जिनको सजा मिल गई थी उनकी सजा को माफ कर दिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा अमानवीय है और किसी तरीके से उसको न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इसका भी हम लोग धिक्कार करते हैं, विरोध करते हैं और इसके खिलाफ में भी ये जो महारैली हो रही है इस महारैली का हम समर्थन करते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे देश की बहुसंख्यक आबादी जो देश में अधिकार वंचित की गई है ब्राह्मणों के द्वारा, उनके हक अधिकार से संबंधित हैं, उनके साथ न्याय हो इससे संबंधित हैं। इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर के ये जो महारैली हो रही है 6 अक्टूबर को, तो इस महारैली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको अभी से तैयारी शुरू कर देना है और अभी से तैयारी शुरू करके ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस महारैली में पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल करवाना है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के जो वेलविशर हैं, सपोर्टर हैं, उनको भी हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग भी, चूंकि ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मामला है, संविधान और लोकतंत्र बचेगा तो हमारे हक अधिकार हमें मिलेंगे। तो इसलिए ये किसी का निजी मामला नहीं है, बल्कि ये समाज से जुड़ा और देश को बचाने का मामला है। तो इसलिए देश और समाज को बचाने के लिए
इस लड़ाई को सपोर्ट करें और इस महारैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का काम करें। इसके अलावा देश भर में जो पिछड़े वर्ग के तमाम संगठन चल रहे हैं, इसके अलावा SC ST के तमाम संगठन चल रहे हैं, इसके अलावा माइनॉरिटीज के तमाम संगठन चल रहे हैं, उन सभी लोगों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो RSS के खिलाफ ये जो लड़ाई है, RSS के गलत कामों के खिलाफ, इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो अलग अलग नहीं लड़ा जा सकता, तो मिलजुल करके लड़ाई लड़ना होगा। इसलिए तमाम सारे संगठनों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो भी इस महारैली का समर्थन करें और इस महारैली में बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो जाएं, ताकि जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचे कि देश में अब बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं किया जा सकता। तो इस लड़ाई में आप सभी लोग अभी से शामिल हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा इसकी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करें और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शामिल कराने का काम करें। आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसी मुझे आशा और अपेक्षा है।